वतन के नौजवान शहीदों, पुकारते हैं ये जमीन और आसमां शहीदों, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीदों। जय मातृभूमि मित्रों, मेरे महान भारत राष्ट्र के सभी भाइयों और बहनों, जय मां भारती, वंदे मातरम, जय मातृभूमि। बंधुओं, क्रांतिकारियों, महान बलिदानियों, राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिचय की श्रृंखला में आज हम जिस महावीर का परिचय करने जा रहे हैं, उस किशोर व महावीर का बलिदान अपने आप में अद्भुत था। उस किशोर के बलिदान का या उसके जीवन वृत्त का मैं वर्णन करूं, उससे पूर्व मैं पुनः मातृभूमि सेवा संस्थान का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो इस राष्ट्र के अंदर, इस पुनीत यज्ञ के अंदर लगातार आहुतियां दे रही है। इसके लिए मैं श्रद्धेय यशपाल जी बंसल का हृदय से आभारी हूं, जो इसकी आधार के अंदर इतना मजबूत आधार देकर के बैठे हुए हैं कि निश्चित रूप से एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। भाई राकेश जी और भी अन्य बंधु जो लगातार सतत सहयोग दे रहे हैं इस कार्यक्रम के अंदर, मैं उन सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं मेरे श्रद्धेय गुरु समान बड़े भाई आदरणीय गिरेन्द्र सिंह भदौरिया प्राण साहब को, जिनकी प्रेरणा से हम कविता का क लिखना सीखे हैं। और प्रणाम करता हूं मैं कविता की सुचिता के आंदोलन की अलग संपूर्ण भारत में जगाने वाले श्रद्धेय डॉक्टर राव बुंदेली को, जिनके साथ मिलकर के हम हिंदी साहित्य की शुचिता की अलग जगाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज उस वीर की, जिसका मैं यहाँ जीवन वृत्त प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उस वीर की गाथा को कविता में प्रस्तुत करने का शुभ कार्य भी आदरणीय डॉक्टर राज बुंदेली जी करेंगे। आप सब लोग उनकी कविता को पूर्ण मनोयोग के साथ सुनने का प्रयास करें। उस कविता में आपको इस वीर के जन्म से लेकर के बलिदान तक का संपूर्ण वृत्त देखने को मिलेगा। कविता अपने आप में कथा काव्य का रूप लिए हुए है। मैं आदरणीय डॉक्टर राज बुंदेली जी का सादर आभार व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं मेरे छोटे भाई प्रशांत टहलियानी का, जो इस यज्ञ में लगातार अपनी आहुति दे रहा है। एकदम निष्काम भाव से उसका समर्पण प्रणम्य है। लीजिए मित्रों, आज की बात पर आते हैं। आज सवेरे समाचार पत्र खोलते ही हमारे राष्ट्र के परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संबोधन पढ़ने को मिला। संबोधन क्या अमर मंत्र था इस राष्ट्र के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, इस राष्ट्र के प्रति राष्ट्रनिष्ठा रखने वाले समस्त राष्ट्र भक्तों के लिए, कि राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नेवच नेवच। इस महान सूत्र को पढ़कर के आज के दिन की शुरुआत हुई। बहुत अच्छा लगा। काश प्रत्येक भारतवासी के अंदर, प्रत्येक राष्ट्रवासी के अंदर यह भाव पैदा हो जाए, वो कहने लगे कि राष्ट्र की रक्षा से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, इस राष्ट्र की रक्षा से बड़ा कोई व्रत नहीं है और इस राष्ट्र की रक्षा से बढ़कर के कोई यज्ञ भी नहीं है, इससे बड़ा कुछ दिखाई भी नहीं देता है। बंधुओं, अगर हमने इस राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता के भाव ज्ञापित नहीं किए तो आपका हमारा यहाँ पर जन्म लेना एक पशु से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर हम मनुष्य हैं, इस राष्ट्र के नागरिक कहलाने का अधिकार रखते हैं, तो इस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से हमारे अग्रज क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर के की थी। लीजिए मित्रों, आज मैं उस परिचय श्रृंखला में आगे बढ़ूं उससे पूर्व चार पंक्तियां देश की वर्तमान स्थिति को देख करके कहना चाहता हूं। यूं तो लगता है कि आज़ादी का 7 दशकों का सफर हमने पूरा कर लिया है, स्वतंत्रता को बरकर लाए हुए हमें 7 दशक हो गए हैं, लेकिन आज भी इस देश के अंदर जो विघटनकारी गतिविधियां संचालित हो रही है, इस देश को तोड़ने वाली गतिविधियां जो संचालित हो रही है, उन्हें देख करके नहीं लगता कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हो। लीजिए मित्रों, प्रारंभ करता हूं, 4 पंक्तियां आपको देता हूं कि खंड खंड में देख रहा हूं फिर अखंडता भारत की। मेरी पंक्तियों के साथ चलने का प्रयास करना कि खंड खंड में देख रहा हूं फिर अखंडता भारत की, छिन्न भिन्न हो करके बिखरी फिर अभिन्नता भारत की, कि बंधन मुक्त हुई कब बोलो भारत मां जंजीरों से,
कि बंधन मुक्त हुई कब बोलो भारत मां जंजीरों से, अर्ध सदी से खोज रहा हूं मैं स्वतंत्रता भारत की, अर्ध सदी से खोज रहा हूं मैं स्वतंत्रता भारत की। मैं उस स्वतंत्रता को खोजने का प्रयास लगातार कर रहा हूं बंधुओं, जो हमें हमारे पूर्वजों ने, अग्रजों ने, क्रांतिकारियों ने, अमर हुतात्माओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर के प्रदान की थी। वो स्वतंत्रता कहाँ खो गई है, उसे तलाश करने के लिए आओ मेरे भारत राष्ट्र के भाइयों और बहनों, चलो और इन क्रांतिकारियों के जीवन वृत्त से शिक्षा ग्रहण करते हुए आने वाली हमारी संतति, वर्तमान पीढ़ी को संदेश देते हुए चले कि राष्ट्र की रक्षा से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इसके साथ ही जहां मैंने ये सूत्र पढ़ा वहां पर बंधुओं एक सूत्र में आपसे और कहना चाहता हूं, और अगर वो सूत्र नहीं होता तो शायद हमारे देश की आजादी की आहट भी नहीं आती। निश्चित ही है, आप लोगों ने भी कहीं पढ़ा होगा और सुना होगा कि कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबा लेता है, बलवान से कोई शत्रुता नहीं लेता है। और यही हमारे साथ हुआ। हम आपसी विघटन के कारण कमजोर थे और लगातार 2700 वर्षों तक हमारे ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने शासन किया, भारत भूमि को पदाक्रांत किया। और जब जब भी हम बलवान होकर के उठे, हमने उन विदेशी क्रूर शासकों को प्रत्युत्तर दिया, उन्हें भारत की भूमि से भगाया, जिस प्रकार से चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भगाया था। एक सूत्र और दे रहा हूं मित्रों, और गौर करना, यहां से अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि अश्वम नेव गजम नेव व्याघ्रम नेव च, अश्वम नेव गजम नेव व्याघ्रम नेव च, अजापुत्रम बलिम ददाति देवो दुर्बल घातिक। देवता भी दुर्बल की ही बलि ग्रहण करता है, ताकतवर की बलि को देवता भी ग्रहण नहीं करता है। तो हम अपने आप को बलवान बना करके इस राष्ट्र को बलवान बनाने का प्रयास करें। जिस दिन एक एक भारतीय शक्ति सामर्थ्य से संपन्न हो जाएगा, यह राष्ट्र अभ्युदय के शिखर पर पहुंच जाएगा। आइए उस महान क्रांतिकारी उधम सिंह को नमन करते हुए हम आज की क्रांति कथा को प्रारंभ करते हैं और अपने अंदर बलवान होने के भाव उत्पन्न करते हैं। एक एक भारतवासी उधम सिंह से प्रेरणा ग्रहण करके अपने अंदर बलवान होने का भाव पैदा करे। लीजिए मित्रों, मैं उस घटना का जिक्र करना चाहता हूं जिस घटना ने उधम सिंह को उधम सिंह बनाया। उस घटना का जिक्र करना चाहता हूं जहां से उधम सिंह भारतीय आक्रोश का प्रतिमान बनकर एक लंबी यात्रा कर लंदन तक पहुंच गए और कास्टन हॉल में माइकल फ्रांसिस और ड्वायर की हत्या कर भारतीय प्रतिशोध की ज्वाला को शांत किया। और वह घटना थी विश्व के इतिहास में नरसंहार की प्रसिद्ध घटना। वर्ष 1919 में बैसाखी का पर्व था। रॉलेट एक्ट का पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा था। इस विरोध के तहत कांग्रेस के नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी से उद्वेलित भारतीय समुदाय अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन की सभा कर रहा था। मगर देखिए, दुर्दांत दस्यु हत्यारों की सरकार ने किस प्रकार का व्यवहार उन शांत बैठे हुए लोगों के साथ किया है। उसका उदाहरण आप देखिए कि ओडायर, जो वहां का पंजाब का गवर्नर था, उसने जनरल डायर को आदेशित किया उस दमन को, उस आंदोलन को, उस सभा को दबाने के लिए। और देखिए मित्रों, उस गिरफ्तारी के विरोध में जहां पर भारतवासी बैठ करके आम सभा कर रहे थे, जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उस विरोध को जनरल डायर ने भीषण नरसंहार में परिवर्तित कर दिया। निहत्थे भारतीयों से घिरे उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया। जो निकासी का एकमात्र द्वार था, उस पर सैनिक खड़े कर दिए और दनादन गोली चलाना प्रारंभ कर दिया। उन गोलियों से बचने के लिए वो निरीह भारतीय इधर से उधर दौड़ने लगे, दीवार पर चढ़ने का प्रयास करने लगे, तो दीवार पर भी गोलियों के निशान आज भी आप जाकर के देखेंगे, मिल जाएंगे। वहां बने हुए कुएं के अंदर अपने प्राण की रक्षा करने के लिए कूदे। उसे शहीदी कुआं कहा गया, जो लाशों से अटा पड़ा था। ऐसा भीषण नरसंहार वहां पर खड़ा खड़ा एक किशोर देख रहा था, और वह किशोर प्रतिशोधित ज्वाला को अपने हृदय के अंदर लेकर के जलती हुई आंखों से उस नरसंहार को देख रहा था। उस नरसंहार को देखने वाला एक किशोर और कोई नहीं, सरदार उधम सिंह था, जो वहां पर आम सभा में आए हुए लोगों को जल पिला रहा था, उन्हें पानी पिला करके उनकी सेवा कर रहा था। नरसंहार के इस भीषण मंजर को जब उसने अपनी जलती हुई आंखों से देखा,
तो अपने हृदय के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला लिए हुए उस रक्त रंजित जलियांवाला बाग की माटी को अपने मस्तक पर लगा करके उसने शपथ ली, भीषण प्रतिज्ञा की जनरल डायर की हत्या करने की। और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वह किशोर किस किस प्रयासों को करता हुआ लंदन तक पहुंचा, अपने वक्तव्य में आपको आगे बताऊंगा। वो हिंदुस्तानी किशोर सरदार उधम सिंह प्रणम्य की प्रतिमूर्ति है। एक एक हिंदुस्तानी उसके श्री चरणों में प्रणाम करके उसे श्रद्धांजलि निवेदित करता है, जिसने अपने अमर बलिदान से फिरंगियों की सत्ता को हिला करके रख दिया था। अंग्रेजों के घर में जाकर उनके घर के अंदर उनको ही गोली मारने का दुस्साहस जिस शेर ने किया था उसका नाम उधम सिंह था। बंधुओं, ये उधम सिंह कौन था, इसका छोटा सा जीवन वृत्त मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। जीवन वृत्त से कहीं ज्यादा उनके कृतित्व का वर्णन यहां पर होना चाहिए, मगर जीवन वृत्त भी बताना आवश्यक है। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में इस पावन धरा पर अपने प्रथम चरण रखकर पराधीनता के पाश को काटने के जिसने संकेत दे दिए थे उसका नाम उधम सिंह था। पिता सरदार तेहाल सिंह के दूसरे पुत्र, जिसे पिता प्यार से शेर सिंह कह करके पुकारते थे, 7 वर्ष की अवस्था में ही अपने आप को अनाथ पा लिया था। इसने अपने आप को अनाथ इस धरती पर खड़ा पाया था। इसने माता बचपन में ही चली गई थी, 6 वर्ष के बाद पिता ने भी साथ छोड़ दिया था। तब अपने बड़े भ्राता, जिनका नाम मुक्ता सिंह था, उनको साथ लेकर के ये अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भारत माता की मुक्ति का एक क्रांति बीज पल्लवित होने लगा। अनाथालय में पलने वाले इस क्रांतिवीर ने भारत माता की सेवा करने का जो प्रण लिया, शायद ऐसा उदाहरण कहीं दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। वहां दोनों भाइयों को अलग पहचान मिली। शेर सिंह को नाम दिया गया उधम सिंह और उनके भाई मुक्ता सिंह को नाम दिया गया साधु सिंह। अपनी नई पहचान को बदलते हुए सरदार उधम सिंह ने भारतीय सामाजिक एकता का मंत्र देते हुए अपने नाम को बदल करके राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। आप सोच सकते हैं कि एक अनाथालय के अंदर पलने वाले बच्चे के अंदर ऐसी भावना कहां से और कैसे आई होगी। ये निश्चित रूप से जन्मजात गुण था। उनका इनाम भारत के 3 प्रमुख धर्मों से संबंधित था, मगर काल की क्रूर गति ने यहां भी यानी कि अपना चक्र चलाने से अपने को पीछे नहीं रखा। उनका जो बड़े भाई थे साधु सिंह, 1917 में इनका साथ छोड़ करके चले गए। 1917 में अपने भाई का साथ छूटने के बाद 1918 में इन्होंने अनाथालय में रहते हुए ही मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उस अनाथालय को छोड़ दिया। और 1919 में 13 अप्रैल का वो दिन जिसने सरदार उधम सिंह को भारत माता का ऋण चुकाने के लिए प्रस्तुत किया, आ गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, अपनी आंखों से जलियांवाला बाग का भीषण नरसंहार देखने के बाद प्रतिशोधित ज्वाला क्रांति के अग्निपथ पर चल पड़ी और उस प्रतिशोध को पूर्ण करने के लिए सरदार उधम सिंह क्रांतिकारियों के दल में जाकर के मिल गए। क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के इन्होंने पैसा धन इकट्ठा करना प्रारंभ किया। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए चंदा इकट्ठा किया और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए देश छोड़ करके उस हत्यारे डायर के पीछे पीछे लंदन तक जा पहुंचे। अपनी इस विदेश यात्रा में इन्होंने जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका तक की यात्रा की और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए खूब धन एकत्रित किया। इस बीच में देश के अंदर एक एक करके बड़े क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति स्वतंत्रता के यज्ञ में देते जा रहे थे। धरा से क्रांतिकारियों की संख्या कम होती जा रही थी, मगर नहीं, संख्या कम नहीं हो रही थी मित्रों। एक क्रांतिकारी मर के 1000 नौजवानों के अंदर क्रांति की ज्वाला भड़का करके जा रहा था। उसी का परिणाम था कि स्वतंत्रता का वर्ण हमने किया। उधम सिंह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए लंदन पहुंचते उससे पूर्व ही जनरल डायर की मृत्यु घातक बीमारियों के कारण हो गई। अब अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए इन्होंने दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया और वह था जनरल माइकल ओ डायर। इन्होंने ओ डायर की हत्या करने का संकल्प लिया, अपना सारा ध्यान उसको मारने पर केंद्रित कर लिया। उधम सिंह सरदार भगत सिंह को अपना आदर्श और अपना गुरु माना करते थे। जम्मू में रहते हुए, कश्मीर में रहते 1935 में उनको भगत सिंह के पोस्टर के साथ भी देखा गया था। यहां पर रामप्रसाद बिस्मिल के प्रति भी इन्होंने अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त की थी। रामप्रसाद बिस्मिल को भी अपना आदर्श मानते थे। आखिर मित्रों वो पल आ ही गया जब भारतीय प्रतिशोध को पूर्ण होना था। विप्लव के ज्वालामुखी को फट करके फिरंगी शासन को अपने लावे में बहा करके ले जाना था।
और वो हुआ 13 मार्च 1940 की। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के काक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल और ड्वायर भी स्पीकर में से एक वक्ता था। यह भी उधम सिंह भारत माता के ऋण का अंश चुकाने हेतु समय से वहां पहुंच गया और अपने साथ अपना हथियार रिवॉल्वर, एक पुस्तक के अंदर रिवॉल्वर के बराबर का खांचा काट करके छुपा करके ले गया। समय पर बैठक समाप्त हुई। बैठक समाप्त होते दीवार के पीछे मोर्चा लगा करके उधम सिंह ने और डायर के ऊपर निशाना साधा और अपनी रिवॉल्वर से 2 गोलियां चलाई। दोनों गोलियां उसके शरीर में जाकर के धंस गई और वह धरा का भार धरा पर गिर करके धरा से चला गया। मगर देखिए भारतीय शौर्य और पराक्रम। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके, ओ डायर की हत्या से अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके उधम सिंह ने दहाड़ते हुए पूरी दुनिया को संदेश दे दिया था कि भारतीय अपमान का प्रतिशोध इस प्रकार से लिया जाता है। भारतीय अपमान के प्रतिशोध लेने का संदेश पूरी दुनिया को देने वाले सरदार उधम सिंह ने वहां से भागने का प्रयास नहीं किया। वहारे सिंह उसकी हत्या करने के बाद स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी के बाद जो होना था वो हुआ। अंग्रेजी अदालतों के अंदर मुकदमे का नाटक हुआ। मगर मुकदमे के दौरान एक घटना यहां पर और होती है मित्रों, जिसने हमारे सरदार उधम सिंह के चरित्र के उस उज्जवल पक्ष को उजागर किया, केवल मात्र भारतीयों के अंदर देखने को मिल सकता है। मुकदमे के दौरान जज ने इनसे प्रश्न किया कि तुमने माइकल और ड्वायर के जो अन्य साथी वहां पर थे उनके ऊपर गोली क्यों नहीं चलाई। देखिए इस वीर का जवाब और भारतीय चरित्र को आप प्रणाम करने का प्रयास करना और इसे स्थापित करने का प्रयास करना। यह चरित्र का पक्ष हमारे चरित्र से कहीं दूर नहीं चला जाए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। सरदार उधम सिंह का जवाब था कि मैं उसके और साथियों को भी मारता, मगर वहां पर स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी और हम भारतीय स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, ये हमारे संस्कार नहीं है। स्त्रियों पर हमला करना हमारे संस्कारों के अंदर पाप माना जाता है। अंग्रेज जज अवाक होकर के देखता रह गया। और इसी के साथ इस घटना के बाद उधम सिंह को शहीद आजम की उपाधि प्रदान की गई, जो उपाधि सरदार भगत सिंह को उनकी शहादत के बाद प्रदान की गई थी। 4 जून 1940 उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहरा दिया गया न्यायालय में। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल के अंदर फांसी दे दी गई और भारत माता का जयकारा लगाते हुए उधम सिंह ने फांसी के फंदे को स्वयं अपने गले के अंदर डाल लिया। 1947 उनकी शहादत के, उनकी प्राणाहुति के बाद 7 साल बाद इस देश से अंग्रेजों को छोड़ करके जाना पड़ा। उन्हें यहाँ से अपनी शासन सत्ता के बिस्तर समेट करके जाना पड़ा। और ये सब जो हुआ उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों की आत्माहुति के परिणाम स्वरूप ही हुआ। उनकी आत्माहुति के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान के अंदर युवाओं के अंदर एक क्रांति की ज्वाला भभक उठी, जिसने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया। माना कि 7 वर्ष बाद उधम सिंह उस स्वतंत्रता की हवा में यहाँ तो सांस नहीं ले पाए, मगर जहाँ भी वो रहे होंगे ईश्वर के उस लोक में, वहाँ से उन्होंने भारत माता को मुस्कुराते हुए अवश्य देखा होगा। मित्रों, ऐसे महान सरदार उधम सिंह की पुण्यतिथि पर आज हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक संकल्प लेने का प्रयास क्यों नहीं करें कि हम हमारे युवाओं के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार पैदा करें जो इस राष्ट्र के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दें। इस देश से ही नहीं, इस देश की धरा से दूर चला गया हत्यारा, उस वास का वहां तक भी पीछा करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया। ऐसे उधम सिंह की प्रेरणा हमारे युवाओं के लिए बन जाए तो मैं सोचता हूं कि इस राष्ट्र की ओर आंख उठाकर देखने का साहस किसी अन्य राष्ट्र के अंदर नहीं हो सकता। आइए हम संकल्प लें कि उधम सिंह को हमारे युवाओं के लिए आदर्श बनाने का प्रयास करेंगे। हम उधम सिंह की इस आत्माहुति की जो कथा है, इसे देश के युवाओं को सुनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को हम हमारे घर के बच्चों को अधिक से अधिक सुनाने का प्रयास करेंगे। जितने भी युवा हैं, नौजवान साथी हैं, उन्हें बताने का प्रयास करेंगे कि सरदार उधम सिंह कौन था। एक अनाथ बच्चा जब इस राष्ट्र के लिए अपनी आत्माहुति देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है, अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है, तो उसे सैल्यूट करने के लिए हिंदुस्तान का एक नौजवान खड़ा हो जाता है। आइए 2 छंद मैं सरदार उधम सिंह की को श्रद्धांजलि देते हुए पढ़ने का प्रयास करता हूं और इसके बाद मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर राज बुंदेली साहब की जो कविता है आज सरदार उधम सिंह के ऊपर, उसे पूर्ण मनोयोग के साथ सुनने का प्रयास करें। लीजिए बच्चों।
क्या क्या स्थिति थी जिस स्थिति ने सरदार उधम सिंह को उधम सिंह बनाया, जिसकी आंखों में अंगारे और हृदय के अंदर ज्वालामुखी पैदा कर दिया कि गोलियां ताबड़ तोड़ अवरुद्ध हर मोड़ देखता किशोर एक शोणित की धार को। जलियांवाले बाग के दृश्य को देखिए आप, जनरल डायर ने उसको चारों तरफ से घेर रखा था, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी और लहू की धारा बहती जा रही थी। उस दृश्य को एक किशोर देखता है कि गोलियां ताबड़ तोड़ अवरुद्ध हर मोड़ देखता किशोर एक शोणित की धार को। कि शहीदी कुएं को देखा शवों की बनी थी मेखा, शहीदी कुएं को देखा शवों की बनी थी मेखा, देख रहा गोलियों से छलनी दीवार को। कि नयन अंगार लिए रोष वो अपार लिए, नयन अंगार लिए रोष वो अपार लिए, मचला उधम सिंह शत्रु के संहार को। कि लंदन में जाके वीर धर नहीं पाया धीर, लंदन में जाके वीर धर नहीं पाया धीर, डायर को मार दिया लेने प्रतीकार को, डायर को मार दिया लेने प्रतीकार को। और एक और छंद मित्रों, कि कायर ओ डायर के वध की कहानी सुनो, कायर ओ डायर के वध की कहानी सुनो, शिराओं का शोणित जो करती गरम है। कायर ओ डायर के वध की कहानी सुनो, शिराओं का शोणित जो करती गरम है। कि राष्ट्र की आराधना में जला ऐसा एक दीप, जिसके प्रकाश से ही हारा यहां तम है। कि राष्ट्र की आराधना में जला ऐसा एक दीप, जिसके प्रकाश से ही हारा यहां तम है। कि जगा रही कहानी वो आज भी जवानी, और जगा रही कहानी वो आज भी जवानी, और आज भी सरदार उधम सिंह हमारी प्रेरणा है और जवानी उसी से जाग रही है। कि जगा रही कहानी वो आज भी जवानी, और राष्ट्र है तू बलिदानी भावना प्रथम है। कि ऐसा बीत रागी वीर राष्ट्र अनुरागी वीर, वीरों में भी महावीर वीर वो उधम है, वीरों में भी महावीर वीर वो उधम है। और बंधुओं, देश की वर्तमान स्थितियां पुनः पुनः एक और उधम सिंह का आह्वान कर रही है। चार पंक्तियों के मुक्तक से वो स्थितियां आपको सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कि फिर से धरती धधकेगी, फिर से धरती धधकेगी ये प्रतिशोधित अंगारों से। इस धरा पर अगर विभाजनी शक्तियों के षड्यंत्र इसी प्रकार से चलते रहे तो निश्चित रूप से फिर कोई उधम सिंह पैदा होकर के प्रतिशोध का संकल्प ले लेगा। उन्हीं को पंक्तियां देने का प्रयास कर रहा हूं मैं। कि फिर से धरती धधकेगी यह प्रतिशोधित अंगारों से, फिर से धरती धधकेगी यह प्रतिशोधित अंगारों से, मुक्त धरा कल्याणी होगी अभिशापित गद्दारों से, मुक्त धरा कल्याणी होगी अभिशापित गद्दारों से। कि जब जब जलियांवाला होगा, जब जब जलियांवाला होगा, तब तब होगा ऊधम भी, फिर से लंदन कांप उठेगा सिंहों की हुंकारों से, फिर से लंदन कांप उठेगा सिंहों की हुंकारों से। सरदार उधम सिंह जिंदाबाद, सरदार उधम सिंह जिंदाबाद, सरदार उधम सिंह जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय मां भारती, जय मातृभूमि। मातृभूमि सेवा संस्थान को नमन करता हूं, सभी पदाधिकारियों को नमन करता हूं। आदेश हुआ है शहीद आजम उधम सिंह जी के बलिदान दिवस पर कुछ शब्द सुमन अर्पित करने के लिए। एक छोटी सी रचना। उधम सिंह नाम एक ऐसा किरदार है कि जिस पर कितनी न कितनी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। मेरी छोटी सी कलम का प्रयास मैं आप सबके समक्ष रखता हूं, सुनिएगा। कि आज़ादी के बलिदानों पर दिव्य लेखनी रुक जाती, आज़ादी के बलिदानों पर दिव्य लेखनी रुक जाती, वीरों के सम्मान हेतु जो नतमस्तक हो झुक जाती। धन्य धन्य वह कागज समझो जिस पर गाथा वीरों की, धन्य धन्य वह कागज समझो जिस पर गाथा वीरों की, धन्य धन्य वह कलमकार जो गूंज लिखे जंजीरों की, धन्य धन्य वह देह कहो जो मातृभूमि पर मिट जाए, धन्य धन्य वह कंठ कहो जो राष्ट्र वंदना दोहराए,
धन्य धन्य वह काल घड़ी है जिसमें यह अवतार हुए, धन्य धन्य वह ग्राम भूमि है जहाँ अडिग प्रणधार हुए, धन्य धन्य वह माता पिता हैं जिनने ऐसे वीर जने, और धन्य धन्य वह कटे शीश जो रहे गर्व से सदा तने, धन्य धन्य वह कटे शीश जो रहे गर्व से सदा तने, धन्य धन्य वह सारी बहनें जिनको ऐसे बंधु मिले, धन्य धन्य वह सारी बहनें जिनको ऐसे बंधु मिले, फांसी पर चढ़ गए किंतु थे उनके चेहरे खिले खिले, धन्य धन्य वह वीर रक्त जो मातृभूमि पर बह जाए, धन्य धन्य वह वीर रक्त जो मातृभूमि पर बह जाए, युगों युगों की अमर कहानी कुछ वर्षों में कह जाए, दे जाते संदेश हमें ये राष्ट्र चेतना नहीं रुके, प्राणों की बलि चढ़ जाए पर राष्ट्र तिरंगा नहीं झुके, प्राणों की बलि चढ़ जाए पर प्राणों की बलि चढ़ जाए पर राष्ट्र तिरंगा नहीं झुके, दे जाते संदेश हमें ये राष्ट्र चेतना नहीं रुके, प्राणों की बलि चढ़ जाए पर राष्ट्र तिरंगा नहीं झुके, कुछ घटनाएं बतलाता हूँ तुमको अमर कहानी की, कुछ घटनाएं बतलाता हूँ तुमको अमर कहानी की, स्वर्ण अक्षरों में अंकित है गाथा जिस बलिदानी की, स्वर्ण अक्षरों में अंकित है गाथा जिस बलिदानी की। सुनिएगा कि पंजाब प्रांत के संगरूर में ग्राम सुनाम सलोना था, पंजाब प्रांत के संगरूर में ग्राम सुनाम सलोना था, बलिदानों की परंपरा में शामिल उसको होना था। 26 दिसंबर 1800 वर्ष 99 आया, सुबह घड़ी तेहाल सिंह ने जब पुत्र दूसरा पाया, तिथि लग्न क्या घड़ी मुहूर्त क्या ब्रह्मा का लेख बना, वीर प्रसूता नारायण ने शेर सिंह था लाल जना, तिथि लग्न क्या घड़ी मुहूर्त क्या ब्रह्मा का लेख बना, वीर प्रसूता नारायण ने शेर सिंह था लाल जना, शेर सिंह के बड़े बंधु का मुक्ता सिंह उल्लेख मिला, इन दो पुष्पों से ही आंगन रहता हर पल खिला खिला, तभी भाग्य के अटल लेख में बहुत बुरा करने को आतुर भारत के लाल जी आले, माँ का साया छूट गया तो मातृभूमि को माँ माना, सारा जीवन इस माँ पर न्यौछावर कर प्रण ठाना, 13 अप्रैल 1919 हुआ काला दिन, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तारीख सुनिएगा कि 13 अप्रैल 1919 हुआ काला दिन 13 अप्रैल 1919 हुआ काला दिन, मरे निहत्थे लोग हजारों खूनी जलियांवाला दिन, पंजाब प्रांत का क्रूर गवर्नर माइकल ओडवायर था, इसने ही आदेश दिया था, स्वयं नपुंसक कायर था, कई सिपाही लेकर आया हैरी डायर हरजाई, मासूम निहत्थों पर उसने जमकर गोली बरसाई, तो दीवारों पर लगी हुई है जलियांवाला बाग की दीवारें, याद कीजिए कि दीवारों पर लगी हुई है, दीवारों पर लगी हुई है, दीवारों पर लगी हुई है कालिख उस मनमानी की, स्वर्ण अक्षरों में अंकित है गाथा जिस बलिदानी की, स्वर्ण अक्षरों में अंकित है गाथा जिस बलिदानी की। रचना की अंतिम पंक्तियां और ड्वायर को गोली मारने तक का प्रसंग सुनिएगा। निवेदन करता हूं कि वहां मौत का दीवारों पर लगी हुई है कालिख उस मनमानी की, स्वर्ण अक्षरों में अंकित है गाथा जिस बलिदानी की, वहां मौत का नंगा नर्तन ऊधम सिंह ने देखा था, कितने भाई बहन मरे थे सही सही कब लेखा था, जलियांवाला की घटना ने बब्बर शेर जगाया था, ऊधम सिंह ने बदले का तब दृढ़ संकल्प बनाया था, इस ड्वायर को मारूंगा मैं निकल पड़े यह ठान लिए, कई देश में ऊधम घूमे अधिक लक्ष्य संज्ञान लिए, आज नहीं तो कल निश्चय ही माँ का कर्ज उतारूंगा, नरसिंहारी दुश्मन को मैं उसके घर में मारूंगा, निर्दोष भाइयों बहनों का कर्ज शीश पर चढ़ा रहा, पूर्ण प्रतिज्ञा करने को 21 वर्ष तक अड़ा रहा। 21 वर्ष के बाद ऊधम सिंह की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई थी। सुनिएगा कि निर्दोष भाइयों बहनों का कर्ज शीश पर चढ़ा रहा, पूर्ण प्रतिज्ञा करने को 21 वर्ष तक अड़ा रहा, नाम बदलकर कई देश में भ्रमण रहा उसका जारी, भारत माँ के इस बेटे ने किंतु नहीं मानी हारी, एक दिवस ऐसा भी आया ऊधम सिंह लंदन पहुंच गए, एक दिवस ऐसा भी आया ऊधम सिंह लंदन पहुंच गए, पता नहीं था ड्वायर को लेकिन यम लंदन पहुंच गए, 13 मार्च 1940 गोरों को टोक दिया, ऊधम सिंह ने ड्वायर को जा लंदन में ही ठोक दिया, 13 मार्च 1940 गोरों को टोक दिया,
ऊधम सिंह ने ड्वायर को जा लंदन में ही ठोक दिया, तो जलियाबाग गवाही देता, जलियाबाग गवाही देता, अरे जलियाबाग गवाही देता, पगड़ी वाले पानी की स्वर्ण अक्षरों में अंकित है गाथा जिस बलिदानी की। जलियाबाग गवाही देता, पगड़ी वाले पानी की स्वर्ण अक्षरों में अंकित है गाथा जिस बलिदानी की। वंदे मातरम, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।